लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी ऑलरेडी। और तब मुझे अपने पति की हकीकत समझ में आई। मुझे इतना शौक लगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना मतलब कहते हैं ना कि ना आप जी पा रहे हो ना आप मर पा रहे हो, ऐसी कंडीशन हो गई थी। और मेरी प्रेगनेंसी के 3 महीने होना मेरे पति के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी थी ना, जो आप सोच रहे हो वो खुशखबरी नहीं। उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका था कि अब उसे कंफर्म हो गया था कि अब ये पूरी तरीके से फंस चुकी है, अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगी हमारा। समझ सकते कि वो जब मेरा प्रेगनेंसी पीरियड था, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं सिर्फ रात दिन रोती रहती थी, रात दिन रोती रहती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में मुझे 9 महीने तक कंटिन्यू उल्टियाँ होती थी, खाना नहीं खिला रहा, कुछ नहीं खिला रहा, ना मैं कुछ खा पाती थी और ना ही मेरी कोई इच्छा होती थी कि अब मैं खाऊँ। मुझे खून की उल्टी हो जाती थी, लेकिन मेरे पति को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। बस रोती रहती थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आता। मेरे पति को कभी मुझ पर तरस नहीं आया। मैं उल्टियाँ कर रही हूँ, मैं जीऊँ मरूँ, खाना खाया है नहीं खाया है, प्रेगनेंसी की हालत में मैं दिन दिन भर भूखी रह जाती थी, रात भर रोती रहती थी। पर कभी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, न मेरे ससुराल वालों को न मेरे पति को। बाकी लोगों को क्या पड़ता जब मेरे पति को ही। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा, मैं नहीं चाहती रोना गाइस, लेकिन क्या होता है ना कि जब चीज़ें से उन चीज़ों को याद करो ना तो अपने इमोशन निकल ही जाते हैं। आज तो काफ़ी वक्त हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं मुझे, लेकिन फिर भी वो चीज़ों से निकलने में मुझे टाइम तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करेंगी उन चीज़ों को भुला के मैं आगे बढ़ूँ। पर क्या है ना कि इंसान है हम भी, जब हमें चीज़ें याद आती है तो दिक्कत तो होती है, दुख तो होता है। खैर छोड़िए ये सब बातें। मैं जो बता रही थी, तो मैं बता रही थी कि मुझे कंटिन्यू 9 मंथ तक मेरी प्रेगनेंसी टाइम में कंटिन्यू पता नहीं क्यों मुझे उल्टियाँ ही होती थी। और उल्टी के साथ मतलब वोमिटिंग होती थी, तो उसमें मुझे ब्लड भी जाता था। मैंने अपने हस्बैंड से भी बताया, लेकिन मेरा हस्बैंड का मतलब कहते हैं ना कि उसका कुछ दिमाग ही नहीं है, उसका दिमाग मेरी जेठानी के पास है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जेठानी बोलेगी वही होगा। तो यही था कि मैं बताती थी, मुझे मतलब कहना चाहिए 5th या 6 मंथ की प्रेगनेंसी भी हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो हल्का हल्का ब्लड जाता था, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मुझे सर्दी वगैरह भी हो जाती थी उस समय, तो मुझे लगता था कि कभी कभी होता है कि सर्दी की वजह से ऐसा होता है। फिर मैं 5वां या 6वां मंथ चल रहा था, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ब्लड चला गया उल्टी में, और खाना तो मैं खा ही नहीं सकती थी। मतलब खाना ऐसा कि घर के काम ही करने में मेरे को 3-4 बज जाते थे, और वहाँ पर ऐसा था कि आप सिर्फ काम करो। मतलब मैं एज अ नौकरानी वहाँ रह रही थी, बाकी मैंने खाया है नहीं पिया, मैं क्या कर रही हूँ, जी रही हूँ मर रही हूँ, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उस घर में अगर मैं मर भी जाती ना, तो मेरे से ये पूछने वाला नहीं था कि मतलब कोई पता लगा भी नहीं सकता था कि मैं क्यों ऐसा कर रही, क्योंकि घर से बाहर तो मुझे कभी लेके गए नहीं, तो बाहर के लोग तो मेरे बारे में आज भी नहीं जानते। सिर्फ मेरे फैमिली वाले जो ये जानते हैं कि हाँ मैं नायक खानदान की छोटी बहू हूँ। बाकी बाहर बाहर के जो है आस पड़ोस के, उन लोगों ने तो कभी मुझे देखा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं मुझे कभी घर से बाहर लेके ही नहीं गए, मैं कभी घर से बाहर निकली ही नहीं। 1 साल बाद तो मुझे ये पता चला कि मैं मतलब डिंडौरी के कौन से मोहल्ले में रहती हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था। मतलब वो कहते हैं ना एक सज़ा मिलती है आपको कि आपने यहाँ शादी करके आए हो, तो एक गुलाम को जैसे एक कैद खाने में बंद करके रख दिया जाता है, ना आप किसी से बात कर सकते हो, ना आपके पास किसी का फ़ोन आ सकता है, और जो हम बोलेंगे मतलब आपको सिर्फ यहाँ लाया गया है, सिर्फ काम करो, खाना बनाओ, खाओ और अपने रूम में पड़े रहो। मेरे रूम में मेरे हस्बैंड का एक सामान भी नहीं था गाइस, एक सामान भी नहीं था। सिर्फ मैं रहती थी वहाँ पर अपने रूम में,
सुबह उठी, अपना झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया। और उस समय तो वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत सारे अपने साथ दिक्कत परेशानी होती है। एक तो घर का माहौल देख के, हस्बैंड को देख के मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि ना मैं जी पा रही थी, ना मैं मर रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। फिर घर में मैंने बताना शुरू किया, लेकिन घर वाले भी उतना ध्यान नहीं देते थे कि उनको लगता था कि मैं मतलब ऐसे ही सोच रही हूँ, मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि आजकल सब प्रूफ मांगते हैं, आपकी मुँह ज़बानी बात पे कोई यकीन नहीं कर। मैं कंट्रोल कर रही हूँ गाइस, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत, वो कहते हैं ना दिल की बातें जब बाहर निकलती है, अंदर की चीज़ें, तो शायद मेरे इमोशन भी निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी भी है ना कि ना मैं रो सकती हूँ ना मैं हंस सकती हूँ। तो ये हुआ था कि प्रेग्नेंट हो गई, मेरे हस्बैंड को मेरे से कोई लेना देना नहीं। मेरे हस्बैंड ने टोटली, जो वैसे भी हमारे बीच में थोड़ी बहुत ही बातचीत होती थी, मैंने आपको बताया अभी तो पहले की वीडियो में कि हमारे बीच में ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी, क्योंकि इतनी अनबन हो चुकी थी कि हमारी महीने महीने भर बात ही नहीं होती थी। थोड़ी बहुत हो गई या फिर वही अनबन, वही सारी कहानी चलती रहती थी। और जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे 3-4 मंथ की प्रेगनेंसी हो चुकी थी। उस बीच में उसके बाद टोटली बिहेवियर चेंज, मेरे हस्बैंड ने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया। ना रूम में आते थे, ना रूम में सोते थे, ना उनको मेरे हाथ का खाना खाना है, मतलब टोटली इग्नोर कर दिया था। कि मतलब ये मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि सिर्फ मुझे यहाँ पर काम करना है, और वो काम के बदले अगर मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल गई तो ठीक, मतलब मिल गई ऐसा कि अगर तुम्हें खाना है तो खा लो, नहीं भी खा रही तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी यही थी कि आप जीना चाहती हो तो जियो, मरना चाहती हो तो मरो, हमारी वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो लगे करो। मतलब तुम एक कहते हैं ना गाइस कि काम वाली भी रहती है ना आपके घर में आती, तो हम कभी ना कभी उसकी हालत या कंडीशन या कभी प्यार से या कैसे भी करके हम उससे यही पूछ लेते हैं कि आज लेट क्यों हो गए, तूने खाना खाया कि नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं। भाई बीच में नॉर्मल बातचीत भी नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड ने टोटली मेरे से रिश्ता ख़त्म कर दिया था, वो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। और घर पे ये माहौल चल रहा है, उसके बावजूद किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं ऐसे जी रही थी ना कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मन होता था कुछ गलत कदम उठा लूँ, लेकिन मन होता भी था जब आप मेंटली रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना। फिजिकली तो इंसान वैसे ही परेशान होता है, लेकिन फिजिकल से ज़्यादा इंसान मेंटली रूप से ज़्यादा परेशान हो जाता है। और मेंटली कंडीशन आप किसी को नहीं बता सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, इसी के चलते आप गलत कदम भी उठा लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मतलब मेरे अंदर भी चीज़ें आई कि मैं ये कर लूँ, खुद को ख़त्म कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ कि मैं इस कंडीशन से निकल तो सकूँ। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो मैं कुछ गलत कदम भी नहीं उठा सकती थी। और आज यही चीज़ है गाइस कि आज मेरी बेटी के कारण मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो शायद मैं रहती भी नहीं। क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था मेंटली रूप से कि वो मतलब चाहते थे कि वो कुछ नहीं करे, ये खुद ऐसे गलत कदम उठा ले कि ये खुद अपनी लाइफ पर मतलब पूरी ख़त्म कर ले। क्योंकि वो ये चाहते ही थे, इसलिए उन्होंने मेंटली रूप से मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया मेरे ससुराल वालों ने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी आँखों के सामने मैं अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ, क्या बोलूँ गाइस, मुझे तो बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन डेली डेली मैं यही कहानी देखती थी रोज़ अपने हस्बैंड को। मेरे घर वालों को सबको सब कुछ पता था, मेरे सास ससुर, मेरी जेठानी का तो क्या बोलूँ, जेठानी का तो आपको पता ही है ना। एक ही घर में रह के मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं अपनी आँखों के सामने अपने हस्बैंड को, अपनी जेठानी को रोज़, क्या बोलूँ गाइस, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है और मैं बोलना नहीं चाहती, आप लोग तो समझदार ही होंगे। लेकिन क्या होता है ना, ये चीज़ें आप बाहर हो तो भी इंसान बर्दाश्त करे कि हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने कुछ
समझे नहीं, लेकिन रोज़ आपकी आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी गाइस, कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक घड़ी सास बुरी हो, सास ससुर बुरे हो, ननद नंदोई बुरे हो, और मैं कह रही हूँ अगर हस्बैंड का नेचर भी बुरा हो तो भी वाइफ एडजस्ट कर लेती है, कैसे न कैसे लड़की एडजस्ट कर लेती है अगर करने वाली रहती है तो। लेकिन अगर आपका हस्बैंड ही आपका ना हो तो कैसे बर्दाश्त करेगी। और ख़ासकर ऐसे इंसान की जिन्हें हमने आपकी गलती दिखा रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी गलतियाँ सुधारिए, हम फिर भी रहने को तैयार हैं, आप अपनी गलतियाँ बस सुधारिए। आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं, हर तरीके से समझाया गाइस, लेकिन नहीं। आज मुझे शादी के 5 साल हो गए हैं, आज तक न मेरे हस्बैंड को, न मेरे ससुराल वालों को, किसी को भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। उन्हें तो और बढ़िया खुशी है कि अच्छा ये चली गई अपनी बेटी को लेके, तो उनको तो छुटकारा मिल गया। हाँ, बस वो ये चाहते थे कि मैंने अभी केस कर दिया है, तो वो बस ये चाहते थे कि ये चुपचाप बैठे मायके में, हमारी बदनामी ना करे, मुँह ना खोले। लेकिन नहीं गाइस, अब मैं चुप नहीं बैठूँगी। 5 साल हो गए, मैं न्याय मांगते मांगते थक गई हूँ। मैं सब जगह दरवाजे खटखटा ली, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। और लास्ट ऑप्शन आप है, जो कुछ है आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लस मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। आगे की चीज़ें गाइस मैं आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी, अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे। प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊँगी, पर प्लीज़ गाइस मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गाइस, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए।